Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे EVS पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का सेशन 2 है। ये कह सकते हैं क्लास जो है क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल हमने पेडागोजी के बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको डिस्कस किया था। आज कुछ और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बीच बीच में मैंने क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे या एक कॉन्टेक्स्ट में आप समझते रहें कि ये वाला टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सेशन रखना ही पड़ेगा पेडागोजी पर, 2 में खत्म नहीं हो पा रही है क्योंकि एक तो थोड़ा सा वाइड है कंटेंट और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे वो 5E मॉडल है, तो उन सबको फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। नोटिफिकेशन नहीं गया होगा मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने सेशन जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू था, उस चक्कर में पूरा सेशन की बैंड बज गई है। अब नोटिफिकेशन जाएगा नहीं और इश्यूज चलते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बाद में देख लेंगे, जितने भी लोग देखते ही हैं डेली, जिनको देखना है और बेनिफिट मिलता है। आ जाइए आप लोग, आते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेट नहीं हुई हूँ श्लोक, मैं खुद वेट कर रही थी, पावर कट था। जब अब बिजली नहीं होगी तो कैसे चलेगा ना, तो ये स्मार्ट बोर्ड का इशू है। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे हो गए। आ जाइए जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बढ़ेंगे आगे। और कमेंट सेक्शन को मैट्रिमोनियल साइट मत बनाओ यार, फिर लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर हम फ्री इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते, वहाँ मस्ती मजाक ज़्यादा होता है ना। मस्ती मजाक भी ठीक है बट इतना भी नहीं है, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा तो मतलब एक सीरियसनेस, किसी को कमेंट देख के लगे तो यार कि मतलब क्या है। और जो जिंदगी भर साथ निभाने वाले लोग कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा इस बात को, तो ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, अब मैं ऐसे बूढ़ी 40 साल की तो हो नहीं गई हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये सब चीज़ें खराब होती हैं, ये सब मत करिए, वो मत करिए। फिर थोड़ी सी हमने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो एरिक्सन के साथ भी ये इशू ही है कि जो आइडेंटिटी वाला टाइम है और इंटीमेसी वाला टाइम है, दोनों क्लैश करते ही हैं। सेम टाइम पे चीज़ें चल रही होती हैं, बट किस कीमत पे क्या ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए, अपनी थोड़ी वैल्यू कीजिए यार। कहीं भी कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है अच्छा आपकी कास्ट क्या है, अरे जानते नहीं हो, नाम असली पता नहीं है, पता नहीं क्या करने में लगे हुए हो हैं। उधर सामने से रिप्लाई आ रहा है कि मैं सिंगल नहीं हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार, मतलब हद है? मजाक के पात्र बन रहे हो बस, और कुछ नहीं होगा इससे है? चलो फिर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। खैर बहुत बढ़िया, खुद को वैल्यू कीजिए कि आप खुद को कहाँ खड़ा किया हुआ है आपने। चलिए फिर, टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, कल वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है और आज की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और मतलब इतना हंसी आती है मुझे, बहुत देर से मैं हंस रही हूँ वो देख करके कमेंट सेक्शन। बाद में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, बहुत ज़रूरी है ये डिस्कशन क्योंकि कोई करेगा ही नहीं। कोई क्यों करेगा, सबको तो अपने कोर्स से मतलब है। तो हाँ, 0 to इन्फिनिटी रोका हुआ है यार, उसको करेंगे, कल से करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो। वो सिलेबस वगैरह मैं कराऊंगी अपने तरीके से, एनर्जी ज़्यादा रखती है उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। होगी करियर रूल पर क्लास, कल से होगी। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात रहेगी क्लासिफिकेशन स्किल्स की और भी बहुत सारी चीज़ों की, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यही तरीका रहेगा। ठीक, तो आप लोग आ ही चुके हैं, अब हंसी मजाक भी हो चुका है और काम की बात कर लेते हैं अब। ठीक, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ सही है। 1 मिनट रुको, सही चल रहा है मतलब, ओके। चलिए जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे लाइक शेयर भी करते जाइएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। मतलब कि जो बच्चे हैं वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जो कौशल है, वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन की जो स्किल है, उसको कैटेगराइजेशन से सीख सकते हैं, कैटेगरी में विभाजित करके। किसके कैटेगराइजेशन से? एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा, मतलब जो भी उनके आसपास की चीजें हैं, एनिमल्स हो, पशु हो, या फिर वो थिंग्स हो, यानी कि क्या कहेंगे, थिंग्स को क्या कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में क्या हो सकता है, भाई ये गाय है, ये भैंस है, क्या हुआ, वर्गीकरण हो गया। ठीक, ये बकरी है, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो उस केस में क्या है, आपने कैटेगरी में विभाजित करना सीख गए बच्चे ऑब्जर्व करके, तो क्लासिफिकेशन उनको आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में क्या है, उनके गुणों के आधार पर या जो भी उनके अंदर अंतर हैं, आप कैटेगरीज में विभाजित करना सीख जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थिंग्स की बात करूं तो ये कुछ बॉल्स हैं, तो रेड कलर की बॉल्स, येलो कलर की बॉल्स, येलो में भी 2 कलर हैं, ठीक, इसमें भी ब्लू है, मिक्स्ड कलर एक जगह पर रखे हुए हैं। ये क्या है, बच्चों ने क्लासिफिकेशन सीखा है कि कैसे कैसे कैटेगरी में विभाजित करना है अलग अलग
विशेषताओं के आधार पर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, शेप या साइज के आधार पर। भाई यहां देखेंगे आप तो साइज के आधार पर मैच किया हुआ है, भाई ये वाला जो साइज है वो इसके जैसा है तो ये एक कैटेगरी में आ गए, ये वाला साइज इसके जैसा है ये एक कैटेगरी में आ गए, ये वाला साइज इसके जैसा है ये एक कैटेगरी में आ गए। अगर इनको क्लासिफाई करना होता ऑन द बेसिस ऑफ कलर तो ये कैटेगरी अलग हो जाती और ये कैटेगरी अलग हो जाती, लेकिन अभी हमने शेप या साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया। तो ठीक है बात, आप बच्चों को ऑब्जर्व करने का मौका देंगे, उनके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, उनके आसपास जो भी आपके थिंग्स हैं या जो भी वो सराउंडिंग में अपनी देखते हैं, जितना ऑब्जर्व करेंगे क्लासिफिकेशन स्किल उतनी बेहतर बनेगी। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया जी, सही है स्वप्निल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन की बात हो रही है। किस चीज का मोटिवेशन? एक मिनट रुको, ये पीछे चल रहा है इसका मतलब सेशन। सही है, हाँ बहुत बढ़िया। कोई नहीं कोई नहीं, देखिए motivate children to collect information from their surroundings as they learn a lot from their surroundings। आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे कि वो क्या है, इंफॉर्मेशन को, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीजें हैं आसपास, उनको कलेक्ट करना सीखें अपने एनवायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। भाई जहां आप जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, वहां की जो सराउंडिंग है, अगर आपको उनके बारे में पता है तो क्या होगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अवेयरनेस सीखेंगे, आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, जो प्रोसेस स्किल्स होती हैं ईवीएस में, चाहे वो आपका ऑब्जर्व करना हो, चाहे वो बाकी आपकी थिंकिंग स्किल्स हो, ये सारी। ठीक है बात? तो अगर आपको ऑब्जर्व करने की थोड़ी सी आदत होगी सराउंडिंग में और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, ब्रेन में थोड़ी सी होगी, तो बच्चे बेहतर प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सराउंडिंग में आप थोड़ा सा आंख खोल के चलते हैं, फोन में ना लग के, तो क्या होगा, आपकी सराउंडिंग में जब भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो आपको पता लग जाता है, कुछ ना कुछ आपको अंतर पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे आज मैं सुबह छत पे गई थी तो किसी का वो बाहर वाला एसी का जो वेंट होता है तो वो चेंज हुआ था, बहुत पुराना सा एक वेंट था पहले, तो वो चेंज हुआ, बस हल्का सा उसमें डिफरेंस था, तो वो एकदम से नोटिस हुआ कि अच्छा ये चेंज हुआ है, ऐसा नहीं था कि वो अलग से दिख रहा था। तो होगा क्या, सराउंडिंग को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो बच्चों के लिए भी सेम ही है चीज। गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो क्लास में बैठे रहें, अगर आप वो बाहर गार्डन में गए हैं या अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो भी वहां आसपास चीजें हैं, फील्ड में गए हैं खेलने के लिए, तो वो ऑब्जर्व करें अपने आसपास की सराउंडिंग को। अगर आप उनको लाइब्रेरी लेके गए तो भी आप वो ऑब्जर्व करें, अगर आप कंप्यूटर लैब भी लेके गए तो वो ऑब्जर्व करें, अपनी सराउंडिंग को देखें। ऐसा नहीं है सिर्फ किताबों में ही लगे रहें, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और ऐसा होगा अगर वो इतना ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस पूछने की, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप कराने की, उनकी जो जिज्ञासा है उसको आप मौका देंगे बाहर आने का, है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछते ही आप उनको मना कर देंगे, भाई अब नहीं पढ़ा रहे हम, इतना ही था। ठीक है बात, यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स, इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। आप बच्चों को ग्रुप्स में काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ग्रुप में काम करो। 2 3 4 का ग्रुप बना हुआ है, उससे क्या होगा, बच्चे कोऑपरेशन सीखेंगे, सहयोग सीखेंगे, और डाइवर्सिटी का उन्हें पता लगेगा, यानी विभिन्नता में ही एकता है। अलग अलग तरह के, एक बच्चा होगा जो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है, आपस में ही होता है ना, यार मैम मुझे ये बच्चा अच्छा नहीं लगता, तो वो मैम से कहेंगे अच्छा क्या हुआ कि ये ऐसे बोलता है, कोई बात नहीं, बच्चे सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उस चीज में आप टॉलरेंट बनेंगे, आपको पता लगेगा डाइवर्सिटी है, हम सभी एक जैसे नहीं होते, और साथ में फिर भी किसी एक पर्पज के लिए जुड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इंडियन टीम ही है, अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, जरूरी थोड़ा ना सबके बहुत अच्छे संबंध होंगे आपस में, हो सकता है कई लोगों के विचार ना मिलते हो, लेकिन जब वो फील्ड पर हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रुप में कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क की भावना उनके अंदर है। तो इन द सेम वे ये हमें डेवलप करनी है बचपन से ही। अ टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग अगर आप कर रहे हैं, बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं 3 तरह की, किसी बात से आप जोड़ रहे हैं, किसी की लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं स्टोरीज पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टोरीज पढ़ने के लिए आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं।
इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन गया नहीं है और कई लोगों का मिस हो जाएगा सेशन। फिर है एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। मतलब बच्चे की सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं आप, बच्चे को सोचने का मौका देते हैं, प्रमोट करेंगे ऐसी एक्टिविटीज को जिससे बच्चा क्रिएटिव बने, कुछ नया करने का उसका मन हो या वो ट्राई करे। यानी आर्ट्स और क्राफ्ट्स की जो एक्टिविटी है उसमें वो इन्वॉल्व हो। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? आर्ट बेसिकली आपके एस्थेटिक सेंस को फुलफिल करती है कि आपको देख करके अच्छा लगा किसी पेंटिंग को, आपने पेंट किया, ड्रॉ किया। और क्राफ्ट में क्या है, आप जो भी चीजें आसपास अवेलेबल होती हैं उनसे कुछ जुगाड़ करके कुछ बना देते हैं, तो वो ह्यूमन लाइफ में भी आपको एक तरीके से डेली लाइफ में हेल्प कर सकती हैं चीजें। ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप मौका देते हैं। वो ओरिगेमी वगैरह होता था ना, उससे बना देते, कोई टोकरी बना दी किसी ने पेपर से, कुछ और बना दिया, इस तरीके की चीजें। फिर है वर्क्स कैन बी गिवन, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। खुद बनाओ किसी चीज को और ऑब्जर्व करो आपने कैसे, कहां, कैसा उसको बनाया, पिक्चर में जो दिया हुआ था, आपने जो ड्रॉ किया, कितना अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है बात। फिर आगे बढ़ेंगे, लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू क्लासिफाई प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। मतलब आप बच्चों को जज करने का मौका देंगे, उनको खुद से स्वयं से इवेल्युएट करने का मौका देंगे। उनको आप कहेंगे अच्छा बताओ कैसा लगा तुम्हें, किसी और बच्चे का आप इवेल्युएट करने के लिए कह सकते हैं, पीयर असेसमेंट कहते हैं उसे। ठीक, तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करने की। जैसे पत्तियां होती हैं, लीव्स, तो उनकी भी कैटेगरी हो सकती है, क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चे कि ये शेप के आधार पे ये ऐसी पत्ती है, ये नीम की है, ये किसी और बबूल की है। इस तरीके से वो पत्तियों को भी, लीव्स को भी, प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर सकें, कैटेगरी में डालना उनको आ जाए। क्लियर है बात। फिर है नेक्स्ट, लेट देम रिसाइट द स्टोरीज और अदर थिंग्स, डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज। आप बच्चों को क्या करने दें, वाचन करने दें ना, वो कविताएं और कहानियां जो वो गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो आप उनको करने देंगे, फोर्स नहीं करेंगे कि याद कर लो। आप उनको एंजॉय करने देंगे प्रोसेस को। मेमोराइजेशन कभी भी फोकस नहीं रहता, रोट मेमोराइजेशन तो कभी भी नहीं रहता। ठीक, तो जहां बात होती है मेमोराइज कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, बार बार रिपीट करा के याद करने की बात हो रही है, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। ये चीज हम पेडागोजी में इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते, हम एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इतना हमने समझ लिया है कि इसको हम डील कर सकें। अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ईवीएस में। देखिए एक बार इसको, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, अ क्लास 5 टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉइल एंड पुट्स इट इन वाटर एंड शोज दैट इट फ्लोट्स। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके पेपर में आ सकती है। मतलब कक्षा 5 की एक शिक्षिका है जो एल्यूमिनियम फॉइल, नहीं होता जिसमें आजकल खाना लेकर के जाते हैं लोग, वो एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, ठीक, एंड पुट्स इट इन वाटर एंड शोज दैट इट फ्लोट्स। एल्यूमिनियम फॉइल को लिया और पानी में डाला और देखा कि ये तैरता है, फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। शी देन crumples and squeezes the foil tightly and puts it in water again and shows to the students that it sinks। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो आपका फॉइल है, यहां तो नहीं है खैर, वो जो फॉइल है एल्यूमिनियम का, उसको बिल्कुल ऐसे क्रम्पल किया, मोड़ा, बिल्कुल पेपर की जैसे हम बॉल बना लेते थे ना, वैसा बना दिया और उसको पानी में डाला। अब वो डूब गया। क्यों, क्या हुआ, बाहर बढ़ गया ना उसका, जब उसको एक साथ किया तो। शी देन आस्क्स द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड गिव रीजंस व्हाई दे थिंक दिस हैज हैपेंड। अब उन्होंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि जब मैंने ऐसे ही इसको खोल के डाला था तो ये डूबा नहीं था, अब ये डूब गया बॉल बना करके या क्रम्पल करके, इसका रीजन क्या हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स। प्रोसेस स्किल्स मैंने अभी डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, है ना, थिंकिंग, जो जितनी भी स्किल्स हैं ये आपकी प्रोसेस स्किल्स में आती हैं ईवीएस की। विल बी यूज्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कौन सी स्किल का इस्तेमाल इस क्वेश्चन का आंसर करने में किया जाएगा। पहला ऑप्शन है क्लासिफाइंग, दूसरा है ऑब्जर्विंग, फिर है मेजरिंग एंड लास्ट वन इज हाइपोथेसाइजिंग। फटाफट से आंसर करो। बच्चे किस बेसिस पे इसका जवाब दे पाएंगे, जरूरी नहीं है उनको आंसर पता हो, बात हो रही है कौन सी प्रोसेस स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे वो आंसर करने में। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही सही। मेरा सही है, समीर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी समीर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर है बात, क्या होगा इसका आंसर, ऑब्जर्विंग। बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना कि ये जब ऐसे प्लेन डाला था तो डूबा नहीं था, अभी डूब गया। ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, वो ध्यान देगा, तब जाकर के कुछ आगे का वो सोच पाएगा। क्लियर हो गई यहां तक की बात, बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। क्लियर है बात, 1 मिनट का समय दो, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ ये, आगे बढ़ जाएं। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कम्युनिटी रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में भी ईवीएस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखते हैं इसको क्या कहता है। देखिए एक बार, कम्युनिटी रिसोर्स जिसको हम क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन कह सकते हैं आप, या समुदाय का संसाधन कह सकते हैं, जो भी आप हिंदी में कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है बात। बहुत बढ़िया। कम्युनिटी रिसोर्सेज, हमने अभी बात की समुदाय के संसाधन, जो हमारी कम्युनिटी में रिसोर्स है, मानव संसाधन भी कह सकते हो एक तरीके से। अ डॉक्टर, अ फार्मर एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स कैन डिस्कस अबाउट प्लांट्स टू हेल्प देम नो मोर रियल लाइफ एग्जांपल्स। हमने बात की थी, एनसीएफ क्या कहता है, रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, जो आपकी बुक की नॉलेज है उसको, या क्लासरूम में जो चीजें चल रही हैं उनको आप आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट कर दीजिए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी में पहले से अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था ना टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे उसकी मलेरिया की, तो बात हुई थी कि किसी डॉक्टर को भी बुला के इस इंफॉर्मेशन पे बात करने के लिए कहा जा सकता है। वो डॉक्टर कम्युनिटी का कोई हो सकता है, किसी बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब कम्युनिटी का रिसोर्स है तो एक डॉक्टर हो सकता है। अगर आप फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी किसान को बुला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, उनके जो दादा दादी हैं, उनसे भी आप बच्चों को कह सकते हैं, अच्छा ये पूछ के आना उनके जमाने में जो सिक्के थे वो कैसे चलते थे, क्या होता था। तो ये सब कम्युनिटी के रिसोर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में, और बहुत बेहतर सीख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चाहे वो फार्मर हो ये यूरिया लगाते हुए, या फिर बाकी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं अलग अलग जमाने के बारे में, बहुत सारी चीजें, या फिर वो डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी कम्युनिटी का रिसोर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट। मतलब कि आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि भाई एक ट्री जो है, एक पेड़ के साथ दोस्ती कर लो, एक प्लांट के साथ दोस्ती कर लो, है ना। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, एक ट्री के साथ दोस्ती करो, वाटर करो उसको, पानी डालो उसमें, ध्यान रखो, लुक आफ्टर करो उसको, सॉइल का उसकी ध्यान रखो, मतलब उसका प्रॉपर आप ध्यान रख पा रहे हो। एक ट्री को आपने अडॉप्ट कर लिया, एक प्लांट को आपने अडॉप्ट कर लिया। इट विल डिवेलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। जब आपने किसी को अडॉप्ट किया है, जब आप किसी से जुड़े हैं इमोशनली, क्या होगा, आप उसको पानी दे रहे हैं, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, मुरझाया तो नहीं है, आज गर्मी है तो मेरे पौधे को क्या हो गया। आपने देखा होगा जो लोग थोड़ा भी प्लांट को अगर केटर करते हैं तो वो बड़ा उनको प्यार हो जाता है एकदम, जो प्लांट्स हैं उनसे। तो जब बच्चे ने खुद किसी ट्री को ग्रो किया है तो उसको अपने आप ही सेंस ऑफ कंसर्न आएगा एनवायरमेंट के प्रति। वो कल पेड़ काटने के लिए तैयार ही नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा करने के लिए जिससे एनवायरमेंट हार्म हो, है ना। आप ह्यूमंस को एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है इमोशंस, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि आप बच्चे को केटर करने के लिए कह सकते हैं एक ट्री को, उसको पानी दे, उसका ध्यान रखे। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए इसको। महेश अ क्लास 4th टीचर, महेश हैं एक 4th क्लास के टीचर हैं। देखिए एक बार मैं यहां चेक कर लेती हूँ एक बार आज। बहुत बढ़िया, आप सभी हैं इसलिए बेस्ट है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, महेश अ क्लास 4th टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। एक क्लास 4th के टीचर हैं महेश, वो बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं किस एक टॉपिक को लेके, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, मतलब जो पेड़ है उनका संरक्षण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज